हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 500 प्लस क्वेश्चंस कराने की एक सीरीज शुरू कर रही हूँ साइंस की, जिसमें बायो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड एसआई में जो है इस बार साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों को कराया जाएगा प्रैक्टिस, क्योंकि पढ़ तो आप लोगों ने काफ़ी रखा है वैसे भी। तो जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि जीवन की मूलभूत यूनिट क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक या फिर नाभिक? फटाफट कमेंट कीजिएगा। जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, जीवन की जो मूलभूत यूनिट है ना, इकाई है, वो क्या है? कोशिका है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के विषय में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो कोशिका है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? देखो, कथन सही नहीं। कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, तो ये यहाँ पर गलत है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या है? PYQ हैं। क्या है? PYQ है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे आप लोग, तो कोशिकांग कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में तो पाया जाता है, लेकिन जो जंतु कोशिका है उसमें नहीं पाया जाता है? वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ओनली पादप कोशिका में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है, फटाफट जरा आंसर करेंगे आप लोग। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य है ना, तो जो ये है जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? जीव द्रव्य किससे बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये इससे बना होता है जो जीव द्रव्य होता है। कोशिका का जीवित अंश क्या है? पहले आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जो जीव द्रव्य होता है ये किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? 80% से अधिक कोशिका सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा? 80% से ज़्यादा अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे जल। क्या हो जाएगा? जल आप लोगों का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के सामने 6। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? वो कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें नाभिक नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाएं। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? आत्मघाती बैग किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स को कहते हैं। इसकी जो खोज है ना, लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डवे ने की थी। ठीक है ना, डी डवे ने की थी। क्रिश्चियन डी डवे ने इसकी खोज करी थी लाइसोसोम की। कब करी थी? 1958 में की थी। ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है। ये क्या है? बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं यानी कि पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं और इनके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है ना,
इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। जिनमें क्या होती है, इनमें ऐसे एंजाइम्स पाया जाता है लाइसोसोम में कि वो क्या कर देता है, जो जीव द्रव्य होता है ना उनको घुला सकता है, उनको नष्ट करने की इसमें क्षमता होती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होता है, फट जाते हैं और इसमें जो मौजूद एंजाइम होते हैं वो अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कोशिका है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और ये कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों और बाह्य पदार्थों का पाचन करता है और यह अंतः कोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिकाओं को साफ करता है। यानी कि यह जीवाणु एवं विषाणु से क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर और क्या रखा है, राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स के बारे में जानो। इसकी खोज किसने की थी, पैलेड ने इसकी खोज की है भाई, इसकी राइबोसोम की। कब करी थी, 1955 में की थी। और ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ते हैं। ये अंतः प्रदवी जालिका की झिल्लियों की सतहों पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं, ठीक है ना, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम उन्हें कहते हैं। ये जो रचनाएं होती हैं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो आपसे पूछेगा कि जो राइबोसोम है वो किसके संश्लेषण में भाग लेता है, प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। इसकी खोज किसने की, कब करी, ये कैसे दिखाई पड़ते हैं, किस चीज़ से दिखाई पड़ते हैं, इनको क्या कहते हैं, जो गुच्छों में मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्ध पारगम्य है। ऐसा कौन सा कोशिका अंगक है जो एक क्या है, अर्ध पारगम्य है। तो फटाफट आंसर कीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो वो है आप लोगों का कोशिका झिल्ली। क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल्स मेम्ब्रेन। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर क्या होता है, बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है भाई। ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे कहते हैं। और ये झिल्ली जीवित एवं अर्ध पारगम्य होती हैं। कैसी होती हैं, अर्ध पारगम्य होती हैं। इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं आते हैं। इसीलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। सेलेक्टिवली प्रिएम्बल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखलाई पड़ती है। इसके बीच बीच में अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आपसे पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये लिपिड, ठीक है ना, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन और तथा उनके बीच में एक परत लिपिड का रहता है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का काम करती है। ये कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है और साथ ही साथ कोशिका को यांत्रिक सहायता यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट भी ये देती है और अलग अलग प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने और अंदर जाने में, आने में नियंत्रण करती है, इनकी कंट्रोल करती है। जंतु कोशिका में ये सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोभिलाई आदि के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब ना यहाँ पर एक और चीज़ आई है, बता देती हूँ। कोशिका भित्ति एक आपको दिख रहा है। कोशिका भित्ति की अगर मैं बात करती हूँ, सेल वॉल्स जिसे बोलते हैं। पादप कोशिका जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती, इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती। यह पारगम्य प्रेम्बल होती हैं, परमिएबल होती हैं। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ होता है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है और इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी
और साथ ही साथ निर्जीव होती है। इसमें अलग अलग प्रकार के स्थूलन थिकनिंग्स, ठीक है ना, यानी कि स्थूलन मौजूद होती है और ये अर्धपारगम्य, ठीक है ना, नहीं होती हैं। कैसी होती है? पारगम्य होती है। ये पादप कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है और ये पादप कोशिका को सुरक्षा और यांत्रिक सार यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। ये कोशिका झिल्ली की उससे रक्षा करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, कोशिका को सूखने से बचाती है। तो वो कौन होती है? सेल्स वॉल होती हैं, कोशिका भित्ति होती है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अ वेरी इंपॉर्टेंट है, अ वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका का पावर प्लांट, कोशिका का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो खोज है वो किसने की थी? ऑल्टमैन ने की थी। किसने की थी? ऑल्टमैन, ALTMAN, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1890 में इसकी खोज करी थी। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो बेडा ने माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर बता दो, जो कोशिका द्रव्य में बिखरी होती है। ऑल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट और एक बेडा नाम के थे, इन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो आपसे पूछेगा, ऑल्टमैन ने इसकी खोज करी थी, लेकिन इसे ऑल्टमैन ने क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट। क्या दिया था? बायोब्लास्ट नाम दिया था। लेकिन एक बेडा नाम का एक व्यक्ति था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसका जो आकार है, आकार यानी कि साइज, आकृति यानी कि शेप कैसी है? परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील? चेंजेबल है या नहीं है? तो ये चेंजेबल है, यानी कि कैसी है? परिवर्तनशील होता है। यह कोशिका द्रव्य में कणों, है ना, कणों, सूत्रों, छड़ों और गोलकों के रूप में बिखरा रहता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है और इनके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है और उस गुहा को क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी उसे बोला जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल कॉन्ड्रिया की भित्ति है ना, भित्ति झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा प्राप्त करने के कारण, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर, एनर्जी प्रदान कर रहा है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ दी सेल्स कहा जाता है। इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसलिए भी कहते हैं कि 36 ATP अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उन्हें 34 ATP क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? अब 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? आंसर इज ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इन जो मानव शरीर है, मानव शरीर में इन कोशिकाएं, वो कौन सी कोशिका है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? देखो, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत कोशिका में मिलता है, लेकिन किस में नहीं मिलता है? फिर ऑप्शन ए, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है? आपको मैंने बताया था नियंत्रक केंद्र किसे बोलते हैं। तो जो नियंत्रक केंद्र होता है वो कौन होता है? केंद्रक होता है, ठीक है ना। क्या होता है? नियंत्रक केंद्र होता है केंद्रक। ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का ए सही। केंद्रक की बात करते हैं तो देखो, केंद्रक की जो खोज की थी ना, वो
कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब करी थी? 1831 में। कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी, गोल और गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरे परत की झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें बहुत सारे अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं जिसके द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में हमेशा प्रायः एक केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक भी पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है। अभी पूछा जाता है कि जो केंद्रक के अंदर अर्ध तरल द्रव्य होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य उसे बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की एक जाल जैसी रचना होती है ना, रचना पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क या जालिका बोलते हैं। ये डीऑक्सी क्या है? ये जो होता है, जो क्रोमेटिन जालिका होती है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिक जालिका के धागे अलग अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में चेंजेस हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक रचनाएं होती हैं। ठीक है ना? तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने लायक है, नेक्स्ट फिर हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है किसकी? क्वेश्चन नंबर 13, तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्टोन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 15, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए की पॉली न्यूक्लिक ओटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? डीएनए की पॉली न्यूक्लिक ओटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सी राइबोस, शर्करा और फॉस्फेट समूह। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के अनुपूरक कार्यों में एक कार्य है। वो कौन सा एक कार्य है? वो है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। क्या है? विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं होता है? देखेगा तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर थाइमीन की हम बात कर रहे हैं। थाइमीन डीएनए में तो पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का जो प्राइमरी वर्क है वो क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम्स होते हैं क्या? सो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर बी, आरएनए। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं क्या? गुणसूत्रों में होते हैं। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन किस में होते हैं? गुणसूत्रों में। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई है? डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई है? वाटसन तथा क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हॉफ मिसर ने किया था। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं।
ये बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। डीएनए के एक तंतुगच्छ, है ना, डीएनए के एक तंतुगच्छ स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, या वो क्या कहलाती है? सो 25th का आंसर हो जाएगा बी, अनुलेखन। क्या होता है? अनुलेखन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था। किसने किया था? खुराना। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? देखिए, माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त सभी के लिए ये प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? 28 डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पुरुष में पुरुषत्व, है ना, पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो वो आप लोगों का क्या होता है? 29 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? सेम डिक्टो क्वेश्चन है, पुरुष का वाई एंड स्त्री का एक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण का। किसका करते हैं? केवल समसूत्रण। 31 का ए। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? मध्यावस्था से। ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है अगर बात करेगा तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी। विषाणु में होता है, विषाणु में क्या होता है? या तो आरएनए या फिर डीएनए पाया जाता है। 34 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? इनमें होता है केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। 35 का ऑप्शन डी। 36 आप लोगों के सामने है। 36 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। तो ये जीवाणु, पादपों, कवकों सभी को करते हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? यहाँ पर TMV, ठीक है ना, TMV 37 का सी। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा रिट्रो वायरस। क्या हो जाएगा? रिट्रो वायरस। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो फूट एंड माउथ जो रोग होता है वो जंतुओं में होता है, और किसके कारण होता है, इसका रीज़न क्या है? तो वो है विषाणु वायरस। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, इबोला क्या है? इबोला क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है? तो ये जो होता है वायरस होता है। 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस इसका कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? 42 राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम। अगला है सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? मटर में। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है? सहजीवी। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? स्यूडोमोनास। क्या है? स्यूडोमोनास। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है।
तो ये मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्विनीकरण। क्या बोलते हैं? किण्विनीकरण। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? ये कवक से संबंधित है। सामान्य खाद्य छत्रक है ना, मशरूम क्या होता है? मशरूम की बात हो रही है तो याद रखना है कसकर ठसाठस भरे कवक जाल को कहते हैं। ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का रीज़न क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्विमोचन। तो ये थे भाई आज के लिए इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। 500 प्लस क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी साइंस के। मतलब पहले तो हम बायोलॉजी को चलते हुए चलेंगे, जिसमें सारे आपके बीमारियां भी आ जाएंगे, डिजीज़ वगैरह। बाकी उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन भी आप लोगों को कराए जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको भी सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।